अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड विद फरहान। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे, डिटेल डिस्कशन होगी हेडर फाइल्स के ऊपर कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं और उनका काम क्या होता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम सी प्लस प्लस में कुछ ऑपरेशन देखेंगे, ऑपरेटर्स देखेंगे कि वो ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं और उनकी वर्किंग क्या है और वो कैसे हम डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट मेरी एक्सेस नहीं की तो उसको काइंडली इसको ओपन करके बुकमार्क लगा के सेव कर लें, ताकि ये आपके पास सेव हो जाए और आपको ज़्यादा ढूंढनी ना पड़े। बुकमार्क लाइक इसी तरह होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास प्लेलिस्ट ओपन हो जाया करेगी, ठीक है। तो चलें अब चलते हैं अपने आईडी की तरफ। यहाँ पर अपने एक न्यू फाइल बना लेते हैं। जैसे कि हमारा लेक्चर है ये 6, तो यहाँ पे इसको नेम दे देते हैं लेक्चर 6 का। ये लेक्चर 6 की फ़ाइल बन गई। एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, इंक्लूड आपका आईओ स्ट्रीम, यूजिंग नेम स्पेस std और में यहाँ पर आपका सिस्टम पॉज और रिटर्न 0। यहाँ पर हम लिखवा देते हैं सी आउट दिस इज़ लेक्चर 6। ये सिंपल एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है जो आपका प्रिंटिंग करेगा। तो ये बता रहा है नो इशू फाउंड, कोई एरर नहीं है। आउटपुट का वेट करते हैं। ये आपकी कंसोल स्क्रीन आ गई है और ये आपका दिस इज़ लेक्चर 6 आ गया, ठीक है। तो प्रेस यानी कि टू कंटिन्यू और ये आपका क्लोज हो गया। अब आप हेडर फाइल देखें तो ये हमने यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड की है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये हमने हेडर फाइल इंक्लूड किया आईओ स्ट्रीम की, ठीक है। अगर आईओ स्ट्रीम की आपको थोड़ा सा तो आइडिया हमने पहले भी पढ़ा था कि ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम होती है जिसमें अंदर सी आउट और सी इन डिफ़ाइन हुए हैं, जिसकी वजह से हम ये यूज़ करते हैं, इंक्लूड करते हैं इस फाइल को अपने प्रोग्राम के अंदर, जिसकी वजह से हम सी आउट और सी इन को इनपुट आउटपुट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको कंट्रोल दबा के आईओ स्ट्रीम पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब आईओ स्ट्रीम के अंदर जो कोड है वो सारा आपका इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारा हमें पढ़ने की या समझने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो इसको आईओ स्ट्रीम का सारा कोड आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमें कोई ख़ास पढ़ने की या इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ वहाँ पे हैश टैग इंक्लूड लिखेंगे तो ये इंक्लूड हो जाएगी लाइब्रेरी में। ये आपकी हेडर फाइल, अगर आप इसको देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। हम सिंपल हैश टैग इंक्लूड लिखेंगे अपने प्रोग्राम में और लाइब्रेरी का या हेडर फाइल का नाम लिख के हम इसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो वापस अपने प्रोग्राम पे आते हैं। तो ये आपको पता चल गया, इस पर कंट्रोल दबा के आप इस पर होवर करेंगे तो क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका है यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। इस पर अभी इतना डिटेल में हम नहीं पढ़ते, आगे जाके जब हम नेम स्पेस पढ़ेंगे तब उसमें हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तक यही समझ लीजिए कि हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम सी आउट को यूज़ कर सकें। अगर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे तो std ऐसे लिखना पड़ेगा हमें। अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है, सेव करें, देखें अब ये भी नहीं यूज़ हो रहा, इसके साथ ही मुझे std और ये लिखना पड़ेगा। अब ये देखें नो इशू फाउंड। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये बार बार std ना लिखना पड़े तो इसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। पूरी नेम स्पेस है std के नाम से, उसमें सी आउट सी इन डिफ़ाइन हुए हुए हैं, जिसकी वजह से ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर देखें तो वो हेडर फाइल्स जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, ठीक है।
हेडर फाइल्स दो तरह की होती हैं, एक जो होती है वो होती हैं सिस्टम फाइल्स, ठीक है, और जो ये होती हैं ये आपकी कंपाइलर के साथ आती हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आईओ स्ट्रीम है, जब हमने कंपाइलर इंस्टॉल किया है तो हाँ आईओ स्ट्रीम उसके साथ ही आई है, ठीक है। दूसरी होती हैं यूज़र डिफाइंड, ये प्रोग्रामर या यूज़र खुद लिखता है, डेवलपर जो प्रोग्राम बना रहा है वो ये हेडर फाइल्स खुद तैयार करेगा, ठीक है। तो अभी हमारा ज़्यादा मेन कंसर्न जो होगा वो सिस्टम फाइल होंगी, सिस्टम हेडर फाइल्स जो होंगी, ठीक है, क्योंकि अभी हम यूज़र डिफाइन की तरफ नहीं जाएंगे, पहले सिस्टम फाइल्स से ही काम करेंगे, फिर जब आहिस्ता आहिस्ता हम हमारा कोर्स जब अपर लेवल पे जाएगा तब हम इसको यूज़र डिफाइंड बनाएंगे, अपनी भी हेडर फाइल्स हम बनाएंगे जिसके अंदर हम अपने फंक्शंस और नेम स्पेसिस क्रिएट करेंगे और उसको हम यहाँ पर उस फाइल को इंक्लूड करके अपना प्रोग्राम को स्मार्टर बनाएंगे, ठीक है। तो अभी ज़्यादा इस यूज़र डिफाइंड को सीरियस ना लें, सिस्टम फाइल आपने अभी समझना है। तो अब मुझे लगता है कि हेडर फाइल्स में हमारी इतनी डिस्कशन बहुत है, तो आगे हम चलते हैं और ऑपरेटर्स की तरफ। सी प्लस प्लस के अंदर ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस, यहाँ लिखते हैं न्यू लाइन। और अब ऑपरेटर्स काफ़ी तरह के होते हैं, तो उसके अंदर से एक टाइप्स है आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं लाइक अगर आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, मेरे पास यहाँ ले लेते हैं इंट ए इज़ इक्वल टू 10 एंड बी इज़ इक्वल टू 20, ठीक है। अभी आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, मैं इनके ऊपर अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऑपरेट कर सकता हूँ। अरिथमेटिक होता है, ऑपरेटर्स आपके पास होते हैं जो लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और आपका डिवाइड वगैरह। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ सी आउट द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज़, यहाँ लिख दिया ए प्लस बी और एंड। अब ये देखिएगा, अब ये दो मेरे पास ऑपरेटर्स थे ए और बी, इस पर मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर अप्लाई किया है प्लस का, जिसकी वजह से ये प्लस होंगे। अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बाई बी और ए डिवाइडेड बाई बी। सेम इसी तरह यहाँ चेंज कर देते हैं हम माइनस मल्टीप्लाई और ये आपका डिवाइड, ठीक है। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ये हैं आपके, वो इनके ऊपर प्लस का फंक्शन यहाँ पर वो आएगा तो प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, यहाँ पर माइनस का परफॉर्म करेगा, यहाँ दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देगा, यहाँ दोनों को डिवाइड कर देगा। अब ये ए प्लस बी दोनों वेरिएबल हैं, वेरिएबल का हमने पहले भी पढ़ा था कि इसके अंदर आप वैल्यू स्टोर होगी, ए के अंदर वैल्यू 10 है, बी के अंदर 20 है, तो अब ये 10 और 20 को प्लस करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे कुछ और ऑपरेटर भी याद आए, अरिथमेटिक ऑपरेटर लाइक एक होता है हमारे पास मॉडलेस, लाइक जिसका मोड कहते हैं और इसको परसेंटेज के साइन से डिनोट करते हैं। अब इसका काम क्या होता है? प्लस का तो हमें पता है कि ये दो नंबर को प्लस करेगा, ये दो नंबर को माइनस करेगा, ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करेगा, ये दो नंबर को डिवाइड करेगा। अब ये मोड क्या करेगा? मोड क्या करेगा, वो पहले नंबर को दूसरे नंबर पर डिवाइड करेगा, डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है ये वो हमें प्रिंट करवाएगा कि रिमाइंडर जो है वो इसका ये आया है, ठीक है। उसके बाद एक होता है हमारे पास ए प्लस प्लस, फिर होता है ए माइनस माइनस, और फिर एक हमारे पास ऑपरेटर होता है प्लस प्लस ए, और यहाँ एक और पेस्ट करते हैं और वो आपका होता है ए माइनस माइनस। इसके बारे में बताता हूँ क्या होते हैं, मैं एक दफ़ा इसको सीधा कर लूँ, प्लस प्लस ए माइनस माइनस और प्लस प्लस ए और माइनस माइनस ए, ठीक है। इसका क्या होगा, यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब ए प्लस प्लस क्या होता है? ये होता है इंक्रीमेंट और माइनस माइनस होता है डिक्रीमेंट। अब जो इंक्रीमेंट होगा ये आपकी वैल्यू के अंदर एक
वन प्लस करेगा, और जो डिक्रीमेंट होगा वो ए माइनस करेगा, ठीक है। और जो ये प्लस प्लस ए है, माइनस माइनस ए है, इनका भी यही काम है, ये प्लस प्लस ए इंक्रीमेंट करेगा वन का, माइनस माइनस ए डिक्रीमेंट करेगा। लेकिन ये एक्सप्रेशन में जब जाते हैं किसी दो या तीन जगहों पे, तब इनका फ़र्क पड़ता है। ऊपर वाला है पोस्ट इंक्रीमेंट, नीचे वाला है प्री इंक्रीमेंट, कि पहले इंक्रीमेंट होगा बाद में ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और इसमें ये होगा कि पहले ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा बाद में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा आपने जहन में रखना है। अब इसको रन करके देख लेते हैं। ये अब ये आ गया a प्लस बी 30, a माइनस बी माइनस 10, a क्रॉस बी 100, a डिवाइड बाई बी 0, a मोड 10। ये देखें ना, b की वैल्यू 20 थी, a की वैल्यू 10 थी। अब 20 10 पे जाता नहीं है, इसलिए उसका डिवाइडेंट 0 आ गया और रिमाइंडर उसका 10 आ गया, ठीक है। a प्लस प्लस 10, a माइनस माइनस 11। अब देखिएगा, अब उसने इसमें हुआ पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। उसने पहले 10 दे दिया, सी आउट पहले 10 करवा दिया, पोस्ट था, मतलब कि पहले ऑपरेशन परफॉर्म हुआ बाद में प्लस प्लस हुआ। इसी तरह ये हो गया 11, 10 था 11 हो गया। अब इसी में भी सेम इसी तरह हुआ कि पहले ए था, उसने पहले प्रिंट करवाया, क्योंकि ए 11 हो चुका था, नेक्स्ट स्टेटमेंट में आने से पहले ए 11 उसने प्रिंट करवाया, और उसके बाद बार डिक्रीमेंट किया, क्योंकि नेक्स्ट जब हुआ दोबारा 11 प्रिंट हुआ, क्योंकि पहले जब माइनस माइनस हुआ था तब ए की वैल्यू दोबारा 10 हो गई थी, ठीक है। फिर प्री इंक्रीमेंट हुआ 11 वैल्यू होगी, फिर डिक्रीमेंट हुआ प्री डिक्रीमेंट 10 वैल्यू होगी, ठीक है। और अगर दोबारा मैं इसको एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ये जो है ये पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है, ये प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट में ये होता है कि आपका पहले ऑपरेशन परफॉर्म होता है और बाद में आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। प्री में होता है कि पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है और बाद में आपका ऑपरेशन परफॉर्म होता है। इसी तरह यहाँ हो रहा है कि सी आउट, ये देखिए यहाँ मैंने सी आउट ए प्लस प्लस लिखा है, ठीक है। अब वो सी आउट कर रहा है, पहले ए को सी आउट कर देता है, बाद में उसके अंदर इंक्रीमेंट करता है, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर उसको 11 प्रिंट करवा रहा है। अगर मैं यहाँ साथ ही ए लिख देता हूँ थोड़ा सा स्पेस डाल के, तो देखिएगा यहाँ पर मुझे वो साथ ही 11 भी प्रिंट करवाएगा। पहले 10 प्रिंट करवाएगा, फिर 11 प्रिंट करवाएगा फ़ौरन ही। इसको क्लोज करते हैं, इसको रन करते हैं। ये देखिएगा, ये देखिए अब ए प्लस प्लस ने पहले 10 प्रिंट करवाया, साथ ही 11 को होगी थी ए की वैल्यू, पहले प्रिंट करवाया फिर इंक्रीमेंट किया तो वो 11 होगी। इसी तरह फिर जब वो माइनस करेगा और प्लस करेगा तो इस तरह पोस्ट और प्री में डिफ्रेंशिएट हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ उसकी आपको पोस्ट की और प्री की समझ आ गई होगी, और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की भी अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर से, तो आगे हम बढ़ते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट्स ऑपरेटर नाम से कुछ जाहिर हो रहा है कि ये कोई असाइनमेंट करने की, किसी चीज़ को असाइन करने के लिए यूज़ होते होंगे। लाइक आगे से हमने ऊपर भी देखा है, यहाँ दोबारा लिखते हैं इंट वेरिएबल इक्वल टू 10, और एक और लिख लेते हैं 4 CH इक्वल टू F, और इंट में एक और कर लेते हैं आपका where 2 इज़ इक्वल टू 20। तो ये जो ऑपरेटर यूज़ हो रहा है सिंगल इक्वल टू, ये है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये यूज़ हो रहा है वैल्यू असाइन करने के लिए। लाइक अब एक वेरिएबल था वेयर के नाम से, उसको मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से 10 वैल्यू असाइन कर दी। इसी तरह वेयर 2 में मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर की जगह 20 उसको असाइन कर दी वैल्यू, और यहाँ पर एक करेक्टर वेरिएबल था, तो इस असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से मैंने इस CH के वेरिएबल के अंदर F वैल्यू स्टोर कर दी। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसी तरह मैं एक और वैल्यू बना लेता हूँ लॉन्ग एल वेयर इक्वल टू कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसी तरह जितने मर्ज़ी आप वेरिएबल बनाते जाएं, या अब मैं चाहता हूँ कि वेयर की वैल्यू जो हो वो हो जाए वेयर 2 की वैल्यू,
अब वेर टू की वैल्यू मैंने वेर वन को असाइन कर दी। इसी तरह मैंने कोई भी वैल्यू असाइन करनी है मैं इस तरह कर सकता हूँ। अब वेर टू को मैं चाहता हूँ वेर की वैल्यू आ जाए तो मैं ऐसे लिख दूँगा। बस ये इतना सा असाइनमेंट ऑपरेटर का काम है। ये सिर्फ वैल्यूज़ असाइन करने के लिए या डाटा असाइन करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंपैरी ऑपरेटर्स। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स जैसे नाम हो रहा होगा से पता लग रहा है कि ये ऑपरेटर्स जो हैं वो किसी वैल्यूज़ को या किसी चीज़ को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैंने ऊपर दो वैल्यूज़ ली हुई हैं, इसको एक दफ़ा हम कमेंट करते हैं क्योंकि इसका काम ख़त्म हो गया, ठीक है। कंपेरिज ऐसे हमने ऊपर वैल्यूज़ ली हुई हैं ए बी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इनको कंपेयर करना है। कंपैरिजन का कंपेयर का मतलब ये होगा, कंपेयर के अंदर क्या ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, क्या ये दोनों एक बड़ी है दूसरी छोटी है, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, क्या बराबर हैं क्या बराबर नहीं है, लाइक ये इज़ इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। जो ये ऑपरेटर हैं ये हमारे पास एज अ कंपैरिजन ऑपरेटर काम करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको। सी आउट, यहाँ हम लिखते हैं दीज आर द कंपैरिजन ऑपरेटर्स, सॉरी कंपैरिजन ऑपरेटर्स। यहाँ न्यू लाइन पे आते हैं एंड यहाँ पर हम एक और सी आउट एंड में लेते हैं ताकि ऊपर से एक लाइन और निकल आ जाए। तो यहाँ पर हम इसी को उठाते हैं, बल्कि खुद लिखते हैं सी आउट द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू बी। इसको अब यहाँ पर हमने पैरेंथेसिस में लिखना है, मीन ब्रैकेट में लिखना है इक्वल टू बी और यहाँ पर एंड। इसको मैं उठाता हूँ, इसको मैंने यहाँ से उठाया कॉपी और इसको पेस्ट करता हूँ। ये नॉट इक्वल टू के लिए ये लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, सिंपल ग्रेटर देन और सिंपल लेस देन, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको देता हूँ नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, सिंपल लेस देन और सिंपल ग्रेटर देन। यहाँ पर भी हम इसको ऐसे चेंज कर देते हैं नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, सिंपल लेस देन और सिंपल ग्रेटर देन। अब देखिएगा यहाँ पर हमने डबल इक्वल टू क्यों लिखा है। अगर हम इसको सिंगल इक्वल टू लिखेंगे तो ये आपका एज असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होगा। अगर हम इसको डबल इक्वल टू लिखेंगे तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए इस्तेमाल होगा कि ये ए की वैल्यू को बी की वैल्यू से कंपेयर करेगा, क्या दोनों इक्वल है। अगर सिंपल इज इक्वल टू होगा तो ये एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर काम करेगा और ए को बी की वैल्यू असाइन कर देगा। डबल इक्वल टू होगा तो ये एज अ कंपैरिजन ऑपरेटर अप्लाई होगा और ये चेक करेगा क्या ए की वैल्यू बी की वैल्यू के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब देखें, अब a इज़ इक्वल टू बी। अब इसने हमें बुलियन में रिटर्न किया है वैल्यू के वैल्यू इक्वल है या नहीं है। 0 1, 0 है तो फॉल्स है और 1 है तो ट्रू है। जैसे पता है कि a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू आपके पास 20 है, तो a इज़ इक्वल टू बी, 10 20 के बराबर नहीं है तो 0 आ गया। a इज़ नॉट इक्वल टू बी, स्टेटमेंट ट्रू ही तो 1 आ गया। अब a उसने कहा a लेस देन या इक्वल टू बी है तो a लेस देन है तो ये 1 आ गया, क्योंकि a की वैल्यू 10 है b की 20 है तो दूसरी कंडीशन ऑटोमेटिकली फॉल्स होगी। a लेस देन b ट्रू होगी और a ग्रेटर देन b आपके पास फॉल्स होगी, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर भी उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। सिंपल कंपैरिजन करना है दो वैल्यूज़ का या तीन वैल्यूज़ का आपस में, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल बात है। कंपैरिजन के लिए यूज़ होगी कौन सी वैल्यू बड़ी है, क्या ये इक्वल है या क्या ये इक्वल नहीं है। इसका मेन फंक्शन आगे आएगा जब हम आगे जाके सिलेक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सिलेक्शन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम कंडीशंस बनाएंगे और कंडीशंस के अंदर हम कंपैरिजन करते हुए एक कंडीशन बनाएंगे कि अगर मेरी वैल्यूज़ ए की वैल्यू बड़ी हो बी से
तो मेरी ये स्टेटमेंट्स चलें, और अगर मेरी बी की वैल्यू बड़ी हो ए से तो मेरे ये स्टेटमेंट्स रन हो। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। अभी तक सिर्फ आप ये समझ लें कि कंपैरिजन ऑपरेटर होते क्या हैं, ये काम कैसे करते हैं। 0 1 रिटर्न करते हैं, ट्रू फॉल्स में इनका आंसर आता है। तो इसी की बेस पे आगे जाके आपकी कंडीशन अप्लाई होती हैं कि अगर कंडीशन ट्रू होगी 1 होगी तो ये कंडीशन ये स्टेटमेंट्स परफॉर्म होंगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट्स आपकी परफॉर्म होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर्स की तरफ। इसको सी आउट एंड नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है ऑपरेटर्स किया हुआ है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास कंप्यूटर में 3 तरह के होते हैं। एक होता है एंड, और तीसरा आपका नॉट। ये आपने पहले कहीं सुन रखे होंगे, लाइक अगर आपने फिजिक्स वगैरह पढ़ी है तो उसमें आपने ये लॉजिकल गेट्स के नाम से, लॉजिकल ऑपरेटर के नाम से पढ़ा होगा। अब ये कंप्यूटर में कैसे काम करते हैं हम ये देखते हैं। यहाँ पे मैं कंडीशन लिखता हूँ सी आउट द लॉजिकल वैल्यू ऑफ और यहाँ देता हूँ एंड ब्रैकेट ए लेस देन बी इज, इसी को एज इट इज उठाओ और यहाँ पेश कर दो। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट एक और यहाँ पर एक ब्रैकेट और ये आपका एंड है। अब ये क्या काम करेगा? अब एंड ऑपरेटर जो होता है ये होता है कि इसके दोनों साइड्स पे जो वैल्यूज़ हैं जब तक ये ट्रू नहीं होंगी, ये भी ट्रू नहीं होगी और ये भी ट्रू नहीं होगी, तब तक इस पूरी एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू नहीं आएगा। एंड ऑपरेटर में ये होता है, अगर एक भी फॉल्स हो गई है तो आपकी सारी स्टेटमेंट फॉल्स हैं। ये 2 हैं, इसके आगे 3 हो सकती हैं। लाइक इसके आगे मैं एक और लिख के लगा देता हूँ आपका ए लेस देन इक्वल टू बी। इस तरह आप आगे बहुत सारी लगा सकते हैं, लेकिन मकसद क्या है, जब तक तीनों ट्रू नहीं होंगी पूरी एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू नहीं आएगा। लाइक अब ये भी हमारे पास ट्रू है, ये भी ट्रू है। ठीक है, ब्रैकेट एक कम हो गई है, ब्रैकेट लगा देते हैं। अब देखिएगा मेरे पास आंसर इसका फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास ए इज इक्वल टू बी वाली कंडीशन फॉल्स है। ये देखिए द लॉजिकल वैल्यू ऑफ ए डबल इक्वल टू और ए इज इक्वल टू इज़ ज़ीरो, क्योंकि मेरे पास एक वैल्यू जो आ रही है वो फॉल्स आ रही है, इसलिए ये आपको ज़ीरो शो करवा रहा है। ओवरऑल एक्सप्रेशन का आंसर ज़ीरो आएगा। ठीक है, और अगर ये आपको इतनी खास समझ नहीं आ रही तो इसको मतलब कि इतना लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आगे जाके हम जब सिलेक्शन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ये मेन उनकी चीज़ें, अभी सिर्फ एज अ ऑपरेटर इनको थोड़ा सा समझ लें। यहाँ पर अब हम इसको डालते हैं और ऑपरेटर। और ऑपरेटर इसका बिल्कुल उल्टा होता है। और ऑपरेटर में होता है कि अगर उसको कोई एक वैल्यू भी ट्रू मिल जाती है तो वो आपकी होल एक्सप्रेशन ट्रू कर देता है। अब जैसे कि इसके अंदर 2 वैल्यूज़ ट्रू हैं, एक फॉल्स है, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन का आंसर हमारे पास ट्रू आएगा, 1 आएगा। ये देखिएगा, ये आपके पास इसका 1 आ गया। सिंपल ये है। एंड ऑपरेटर जो होगा वो तब तक ट्रू नहीं होगा जब तक उसके सारे ऑपरेंड्स जो हैं ट्रू नहीं होते। और ऑपरेटर को अगर एक भी ऑपरेंड ट्रू मिल गया तो वो ओवरऑल एक्सप्रेशन ट्रू कर देगा। ठीक है, तो इसके बाद जो तीसरा ऑपरेटर हमारे पास होता है नॉट ऑपरेटर। उसका काम क्या होता है? वो सिर्फ आपका नेगेशन होती है कि आपकी जो भी चीज़ लिखी होगी वो उसको नेगेट कर देगा। इसको एक दफ़ा ख़त्म करते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं नॉट ऑपरेटर। अब ये क्या करेगा? ए इज इक्वल टू बी फॉल्स है। ठीक है, तो जब नॉट ऑपरेटर लगा देंगे तो ये इसको उलट कर देगा। फॉल्स है, नहीं, ट्रू हो जाओ। तो ये देखिएगा इसने अब इसको ट्रू कर देगा।
ये देखिए यहाँ पर इसने ट्रू वैल्यू कर दी, जबकि ए इज़ इक्वल टू बी नहीं है, इसको फॉल्स देना चाहिए था। लेकिन जब हमने नोट ऑपरेटर साथ लगाया तो नोट ऑपरेटर की वजह से उसने ज़ीरो को फॉल्स को ट्रू कर दिया। तो लॉजिकल ऑपरेटर यही है। तो आज हमने जो पढ़ा है वो है हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में और कंपैरिजन के ऑपरेटर में, इज़ इक्वल टू के ऑपरेटर में आपने ध्यान रखना है कि कंपैरिजन में कौन सा इज़ इक्वल टू यूज़ हो रहा है, डबल इक्वल टू, और असाइनमेंट के लिए सिंगल इक्वल टू। ये मिस्टेक आपने नहीं करनी कि आप कहीं कंपैरिजन कर रहे हो और आप सिंगल इक्वल टू लगा दो। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन ऑपरेटर्स की समझ आ गई होगी। अगर नहीं सही से समझ आई, आप ये वीडियो एक दफ़ा दोबारा देखें, और जब तक समझ नहीं आती तब तक देखें, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये समझ आना बहुत ज़रूरी है। आगे बहुत से ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, हर जगह पे हम प्रोग्राम में ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए मिलेंगे कि इस पे ये ऑपरेशन कर दो, इस पे ये ऑपरेशन कर दो, इस पे ये कंडीशन चेक करो, कंपैरिजन करो। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं समझने के लिए, इसको अच्छे से समझिएगा। चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।